हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक और आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम जो देखेंगे, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, 2022 का मॉडल पेपर आ गया है एसबीपीटी पब्लिकेशन का, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इकोनॉमिक्स का सेट 1 देखेंगे। तो आई होप कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अपने चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब सेट 1 देखना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान देने वाली बात। देखिए, आपको जो बोर्ड एग्जाम में टाइमिंग मिलेगा, कितना मिलेगा? 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। और आपको ओमआर सीट दिया जाएगा, जो ओमआर सीट 1 घंटा के बाद आपसे ले लिया जाएगा। समझ के बात को? चलिए, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर मेरा 1 है। देखिए, परिनिर्देश में क्या दिया हुआ? देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए, जिसमें से एक विकल्प सही है। सही विकल्प चयन का ओमआर सीट पर चिन्हित करें। 100 प्रश्नों से किन्हीं 50 का ही उत्तर दें। देखिए, एकदम ध्यान में माइंड में रख लीजिए। 100 में आप 1 से लेकर 100 तक पूरा क्वेश्चन देखिए। ऐसा नहीं कि 50 तक देखने के बाद ही छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। 1 से लेकर 100 तक देखिए, और उसमें जिस क्वेश्चन पे आपको 100% कन्फर्म रहे कि नहीं इसका आंसर वही होगा, उसको टिक कीजिए। और 100 में से 50 को सिलेक्ट कीजिए और ओमआर सीट में भरिए। चलिए, समझ गए? तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि मेरा उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है। तो मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि उत्पादन के साधन है, तो कौन? भूमि भी उत्पादन का साधन है, श्रम भी उत्पादन का साधन है, पूंजी उत्पादन का साधन है। तो इसका सही आंसर जो होगा ना, क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? डी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा, उपयुक्त सभी। तो चलिए आगे देखते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है कि माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? ये जो पूछ रहा है ना कि माइक्रोज किस भाषा का शब्द है? अरबी है, ग्रीक है, जर्मन है, या फिर क्या है? तो ये है ना ग्रीक भाषा। माइक्रोज कौन सा भाषा शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? तो बताइए किसका आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र विषय वस्तु का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए किसका आंसर क्या होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, उपयुक्त में से दोनों। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बता दीजिएगा। तो किस में किया जाता है? तो उपयुक्त में से दोनों में से किया जाता है। क्या होगा? ए भी होगा और बी भी होगा। क्या होगा इसका आंसर? तो सी होगा। चलिए समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा। जितना क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इस सभी क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए। इस सारा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा। निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? जेबी से, मार्शल, पीगू या कैनन? तो जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर जो होगा ना, वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जेबी से। क्या होगा? ए होगा, जेबी से। इसको भी स्टार्ट कर लीजिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो एग्जाम में रहेगा ही, उस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए कि कौन सा कथन सही है। मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है। सभी जानते हैं कि हमारी आवश्यकता कितनी होती है? अनंत होती है, कोई लिमिटेशन नहीं है। साधन सीमित होते हैं, सही बात है। दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर जो होगा ना, इनमें से सभी होगा। क्या होगा? डी होगा। इसको भी स्टार्ट कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, जो फर्स्ट सेट में रहता है वेरी इंपॉर्टेंट ही रहता है। चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन कौन सी है? देखिए, अर्थशास्त्र का अगर आप सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ जाए ना ये, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या जो है ना, साधनों के आवंटन से, साधन का कुशलतम उपयोग या आर्थिक विकास, ये उपयुक्त सभी। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? डी होगा इसका आंसर। इसको भी स्टार्ट कर लीजिए, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रख सकता है। चलिए 7 बताइए कि दिए गए चित्र में उत्पादन संभावना वक्र पर बिंदु ए से बी बिंदु तक संचलन डैश दर्शाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? अर्थशास्त्र में सभी साधनों का विकास। यहाँ देखिए क्या दर्शा रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका आंसर बता दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आगे बढ़ जाइएगा, टाइम नहीं वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आपसे 1 घंटा के बाद आपसे ओमआर सीट ले लिया जाए। देखिए, वस्तु एक्स का अधिक उत्पादन तथा वाई का कम उत्पादन हो रहा है। देखिए, किसका ज़्यादा उत्पादन हो रहा है? तो एक्स का अधिक हो रहा है और वाई का कम उत्पादन हो रहा है। समझ गए? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो क्या होता है मेरा? शून्य होता है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, तब सीमांत उपयोगिता जो होता है मेरा शून्य होता है। क्या होगा इसका आंसर? 8 का
सी होगा शून्य होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है, कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो होता है ना P/X/Py माइनस, समझ रहे क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। चलिए आगे देखिए 10, उपयोगिता का संबंध है किससे, लाभदायकता से, नैतिकता से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, या इनमें से सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा ना, इनमें से सभी, क्या होगा, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया। तो इसका जो हिग्स एवं एलन दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 12 है कि मांग वक्र सामान्यतः ढाल होता है। मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है, कैसा ढाल होता है बताइए, बाएं से दाएं की ओर होती है या बाएं दाएं नीचे की ओर, क्या होता है, 12 का आंसर क्या होगा पता तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 13 है कि ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हम चाय के बदले कॉफ़ी, मोटरसाइकिल के बदले साइकिल प्रयोग कर लेते हैं, ऐसी वस्तु को हम क्या बोलते हैं, पूरक वस्तु है, स्थानापन्न वस्तु है, आरामदायक वस्तु है, या बताइए इसका क्या आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, आप बता सकते हैं आराम से। तो ऐसी वस्तु जिसका हम एक वस्तु के बदले, समझिए ना, चाय के पीने का मन है, उसके जगह हम कॉफ़ी पी लेंगे, साइकिल से जाना है तो वहाँ से मोटरसाइकिल से चले गए, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, या फिर स्थिर रहती है, या अस्थिर रहती है। तो क्या होती है, बढ़ जाती है, क्या होगा इसका आंसर, बढ़ जाती है, समझ गए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 है, मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में कौन सा कारण, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, या इनमें से सभी। तो आप आराम से बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर, डी होगा। चलिए आगे देखते हैं, गिफिन वस्तुओं के लिए देखिए, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या शून्य होती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है, धनात्मक होती है, क्या होगा इसका आंसर, धनात्मक होती है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन मेरा 17 है कि मांग की लोच का माप निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है। बताइए किस विधि से किया जाता है मांग की लोच का माप, बता दो जल्दी से बता दिए। इससे जो क्या उपयुक्त में से तीनों विधि जो देख रहे हैं ना, ये तीनों विधि से किया जाता है, कुल व्यय रीति से, प्रतिशत अनुपातिक, बिंदी रीति से, समझ गए। क्वेश्चन नंबर मेरा 18 है कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका जो प्रतिपादन जो किया ना, फ्लक्स ने किया। कौन किया था, फ्लक्स। क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। चलिए उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, उत्पादन। तो उत्पादन फलन में उत्पत्ति के साधनों का, इसका भी आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। क्या होगा, 20 का आंसर क्या होगा यार, क्या होगा इसका, मांग के नियम होगा, पैमाने का प्रतिफल नियम से, पैमाने के प्रतिफल नियम से। वो कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल, या तीनों। क्या होगा इसका आंसर, दीर्घकाल में, समझ गए। चलिए आगे देखिए, उत्पादन का सक्रिय साधन है पूंजी, श्रम, भूमि, या इनमें से कोई नहीं। अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए, क्या होगा, श्रम होगा। क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 23 देखिए, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है, बीमे का प्रीमियम, ब्याज, कच्चे माल या फैक्ट्री का किराया। तो बताइए कि इसका आंसर जो होगा ना, वो क्या होगा। इसका जो आंसर होगा ना, कच्चे माल की लागत। क्या होगा, कच्चे माल की लागत होगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव है, क्या प्रभाव है, तो केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए। तो बताइए इसका सही अंकित जो कीजिएगा ना, तो TVC = TC - TFC, समझ गए। चलिए आगे देखिए, 26 है मेरा क्वेश्चन नंबर कि किस बाजार में AR वक्र x अक्ष के समानांतर होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार में, एकाधिकार प्रयुक्त, या उपयुक्त में से सभी में। तो बताइए कि इसका आंसर जो होगा ना, क्या होगा। तो ये जो होता है ना, पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, किस में, ए में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा, जहाँ MR = MC होगा। क्या होगा, जहाँ MR =
MC होगा। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। चलिए पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, समझ गए क्या होगा इसका आंसर? AR=MR होगा। 20 पूर्ण प्रतियोगिता में AR=MR होगा। चलिए कुल आगम TR उत्पादन मात्रा Q तथा N मात्रा तो सीमांत आगम होगी, क्या होगी? तो ये होगी ना A तथा B दोनों होगी, TR मैंने, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, फर्म को लाभ मिलता है जब क्या रहेगा? जब AR > AC होगा। क्या होगा? 30 का आंसर ए होगा। चलिए आगे देखिए 30। देखिए फर्म को लाभ मिलता है, कब मिलता है? जब AR क्या होगा? ए होगा इसका आंसर। चलिए 30 सम विच्छेद बिंदु तक उत्पन्न होता है जब किस कंडीशन में उत्पन्न होगा? तो बताइए, जो इसका आंसर जो होगा ना, ए तथा बी दोनों कंडीशन में होगा। इस कंडीशन में भी होगा, इस कंडीशन में भी होगा। चलिए आगे देखिए 32 मेरा क्वेश्चन नंबर की पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी है? तो ये किसी समय की अवधि से और कीमत, ये दोनों से जुड़ी रहती है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पूर्ति के अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्ति के जितने तत्व होते हैं ना, वो सभी तत्व प्रभावित करते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? सी होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 34 है, पूर्ति में कमी निम्नलिखित तो कौन से कारण से होता है? उत्पादन में लागत या स्थान में वस्तु। तो इसका जो सही आंसर होगा 34 का, तो सभी होगा। ये सभी कारण से होता है। इसको स्टार्ट कर लीजिए, क्वेश्चन रहेगा ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन का स्टार्ट ही कर लीजिए। उसका 35 देखिए, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिससे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं? पूर्ति, मांग, पूर्ति लोच या मांग की लोच। अगर पता है तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दिए। तो इसको जो हम बोलते हैं ना, पूर्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका आंसर क्या होगा? 35 का ए होगा। चलिए यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% वृद्धि हो तो परंतु पूर्ति में केवल 15% की ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी, अत्यधिक लोचदार या बेलोचदार, क्या होगा इसका आंसर? पता है तो जल्दी से कमेंट किए, बेलोचदार होगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ES=0 है तो अर्थपूर्ति का लोच होगा। क्या होगा? तो पूर्णतः बेलोचदार होगा। समझ गए क्या होगा? इसका भी आंसर बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, अक्षों के केंद्र से मिलने वाली पूर्ति रेखा की लोच होती है। क्या होती है? तो इकाई के बराबर होती है। समझ गए। चलिए क्वेश्चन 39 देखिए, बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? एक क्षेत्र है, क्रेता और विक्रेता की स्थिति, वस्तु का मूल्य या उपयुक्त में से सभी। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। समझ गए। चलिए बाजार की स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता हो, उसको क्या बोलते हैं? एकाधिकार। नाम से स्पष्ट है ना? नहीं, एकाधिकार भी नहीं बोलते। क्या होगा इसको? मोनोपोसोनी बोलते। क्या होगा? बी होगा इसका आंसर। समझ गए। चलिए किसी बाजार में, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, किसी बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? शुद्ध प्रतियोगिता में, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार या एकाधिकार प्रतियोगिता में। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो एकाधिकार में। समझ गए। चलिए हम आगे देखते हैं 42 है मेरा, एकाधिकार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? पूछ रहा विशेषता नहीं है, तो एक क्रेता और अधिक विक्रेता का। समझ गए। चलिए ये जो विशेषता है ना, ऐसा विशेषता हो सकता है कि एक खरीदार हो और अधिक विक्रेता हो, कभी पॉसिबल नहीं है। चलिए 42 है क्वेश्चन नंबर मेरा, कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? बताइए क्या स्थिर रहता है? तो इसमें जो है ना, AR तथा MR दोनों स्थिर रहता है। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? जीन्स, वॉलरस, मार्शल या इनमें से कोई नहीं? तो किसके अनुसार? मार्शल के अनुसार। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 45 है, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग अधिक हो, वस्तु की पूर्ति अधिक हो, या वस्तु की मांग और वस्तु पूर्ति बराबर हो। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। चलिए 46 है, बाजार मूल्य पाया जाता है अल्पकालीन बाजार में, दीर्घकालीन बाजार में, अति दीर्घकालीन या इनमें से कोई नहीं? तो बाजार मूल्य जो पाया जाता है ना अल्पकालीन बाजार में, किसमें? क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। किसमें पाया जाता है? अल्पकालीन बाजार में। 47 अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, पूर्णतः बेलोचदार या लोचदार या इनमें से कोई नहीं? पता है तो कमेंट कर दीजिए। वैसे होगा पूर्णतः बेलोचदार होगा। समझ गए। चलिए हम आगे देखते हैं। मेरा 48 है कि साधन कीमत निर्धारण में कौन से घटक हैं? बताइए क्या होगा? साधन कीमत निर्धारण कौन से घटक है? लगान, मजदूरी, ब्याज या उपयुक्त सभी? आराम से बता दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? तो डी होगा, उपयुक्त सभी। चलिए लगान बराबर क्या होता है? ये क्वेश्चन को स्टार्ट ही कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला आपको सब्जेक्टिव ही पूछ देगा कि लगान बराबर क्या होता है। तो वास्तविक लगान माइनस हस्तांतरण आय। समझ गए क्या होगा इसका आंसर? ए होगा।
चलिए 50 है कि सरकार द्वारा उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जाती है आवश्यक वस्तुओं पर या जो बाजार की निर्धारित कीमत से कम होती है, जो सामान्य लोग पहुँच के अंदर उपयुक्त सभी। तो क्या होगा 50 का आंसर डी होगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए 51 समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं, सामूहिक अर्थशास्त्र, विरोधाभास या क्या होगा व्यक्तियों इकाई की अवहेलना, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका ए बी दोनों होगा, समझ गए। क्या होगा इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे देखिए 52 है रोजगार सिद्धांत का संबंध है। क्या है रोजगार, स्थैतिक अर्थशास्त्र से, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र से या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है मेरा कि स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, मुद्रा बाजार, मुद्रा परिणाम, धन गोदाम में रखे या उपयुक्त में से सही। बताइए क्या होगा 53 का आंसर, 53 का जो आंसर होगा ना डी होगा, उपयुक्त में से सभी। क्या होगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी होगा, समझ गए। चलिए क्या होगा, चलिए आगे देखिए 54 मेरा क्या है। हाँ बताइए कि स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, मुद्रा का परिणाम, धन, गोदाम में रखे गेहूं या उपयुक्त में से सही। और पता जल्दी से कमेंट कर दीजिए तो क्या उपयुक्त में से सभी। क्या हुआ इसका आंसर, क्या हुआ इसका आंसर, उपयुक्त में से सभी होगा। चलिए आगे देखिए 54 प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, कौन शामिल है। तो जितना देख रहे हैं उपभोग, निवेश, आय, उपयुक्त में से सभी, इसका भी आंसर डी होगा। चलिए क्या सत्य है, ये पूछ रहा है 55 में कि क्या सत्य है। तो सत्य जो है ना NNP = GNP माइनस घिसावट, ये जो है ना ये सत्य, बाकी सब गलत है। चलिए आगे बढ़िए 56 है GDP MP माइनस घिसावट। क्या होगा 56 का, ये जो है ना GDP MP प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आए, समझ गए। चलिए आगे देखिए 57 है लाभ के निम्नलिखित में कौन से घटक है, लाभांश, अवितरित लाभ, निगम लाभ या उपयुक्त में से सभी। तो बताइए कि क्या होगा 57 का आंसर। तो 57 का जो आंसर होगा ना मेरा उपयुक्त में से सभी होगा। चलिए 58 है कि राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है, हस्तांतरण भुगतान को या फिर शेयर बाजार, शेयर एवं ब्रांड की बिक्री से प्राप्त राशि, काले धंधे से प्राप्त या इनमें से कोई नहीं। और पता जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इनमें से कोई भी नहीं है जिसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करते हैं। चलिए मुद्रा विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है। बताइए कि मुद्रा विकास जो हुआ है ना वो इनमें से सही क्रम जो है ना वो कौन सा है। तो सबसे पहला है वस्तु मुद्रा, फिर धातु मुद्रा, फिर पत्र मुद्रा, उसके बाद शाख मुद्रा है। तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हो। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार ही कर लीजिए। उसका 60 देखिए क्या है, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करे। वेरी मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये कर सकते डिफिनेशन है इकोनॉमिक्स का। तो क्या होगा इसका आंसर, हॉटले विदर्स के अनुसार, समझ गए। क्या होगा, ये होगा। चलिए शाख गुणक होता है, शाख गुणक क्या होता है 1/CRR जो होता है वो शाख गुणक होता है। क्या होगा इसका आंसर, ये दोनों क्वेश्चन का स्टार्ट कर लीजिए, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 62 है शाख मुद्रा का विस्तार होता है जब नकद कोष अनुपात क्या होता है, घटता है या बढ़ता है। तो क्या होता है, जब घटता है। कब करता है विस्तार, जब ये घटता है तब शाख मुद्रा कोष का विस्तार होता है, समझ गए। चलिए आगे देखिए कि 63 केंद्रीय बैंक द्वारा निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा जारी करते हैं, चलन मुद्रा, शाख मुद्रा। तो बताइए केंद्रीय बैंक कौन सा मुद्रा जारी करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हैं आप, नॉर्मल लाइफ में आप लोग का यूज़ होता है। तो चलन मुद्रा, जो मुद्रा चलन। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरा 64 है शाख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित कौन से, कीमत स्थिरता स्थापित करना, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, उत्पादन रोजगार वृद्धि करना या उपयुक्त में से सभी। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए क्या होगा, उपयुक्त में से सभी होगा। चलिए दूसरी नरसिम्हा समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो ये है ना 1998 में गठन हुआ था। कब हुआ था, तो 1998 में गठन हुआ था। चलिए समझ गए, आगे देखिए 66 है बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष हुई थी। बताइए, ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको कंपटीशन एग्जाम भी पूछ देता है। तो किस वर्ष घोषणा हुई थी, तो 1995 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कि आगे का मेरा क्वेश्चन क्या है। निवेश निर्धारक घटक कौन से हैं। बताइए कि निवेश निर्धारक घटक जो है इसमें से कौन से, तो पूंजी की सीमांत क्षमता भी या बाजार की दर भी। तो क्या होगा इसका आंसर, ए भी दोनों होगा। चलिए किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है। बताइए जो किन्स के अनुसार विनियोग से क्या अभिप्राय है, पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है तो क्या वास्तविक विनियोग से। क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। चलिए आगे देखिए कि किन्स
कीन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्नलिखित में कौन से है? सामूहिक मांग से है या सामूहिक पूर्ति से है या ए बी दोनों से है? तो इसमें जो देख रहे हैं ना, ये सामूहिक मांग से भी या सामूहिक पूर्ति से भी, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे देखिए 70 है, आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में किसमें वृद्धि होती है? रोजगार में, उत्पादन में, आय में या उपयुक्त में से सभी में? तो क्या होगा? उपयुक्त में से सभी में वृद्धि होती है। चलिए 71, कीन्स का गुणक सिद्धांत निम्नलिखित में किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो किसके बीच? निवेश तथा आय के बीच। किसके बीच? निवेश तथा आय के। 72 है कि गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? इस क्वेश्चन में सब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को स्टार ही कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किस में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ना, बी होगा। समझ गया। चलिए आगे देखिए क्या 73 मेरा क्या है कि कीन्स ने अर्थशास्त्र में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है? किस नाम से पुकारा न्यून मांग की दशा? तो अपूर्ण रोजगार संतुलन से। किससे? अपूर्ण रोजगार संतुलन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, अस्फीति अंतराल मापा जाता है, माप बताता है न्यून मांग को, अधिकतम मांग को, पूर्ण संतुलन या इनमें से कोई नहीं? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दिए, तो क्या होगा? न्यून मांग होगा। समझिए न्यून मांग की। चलिए 75 है कि अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित में कौन से कारण है? बताइए कि अतिरिक्त मांग जो उत्पन्न होता है ना, वो निम्नलिखित में कौन सा कारण है? तो उपयुक्त में से सभी, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, करों में कमी, ये सभी जो कारण है, ये सभी उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। चलिए 76 है मेरा, स्थिति अंतराल की दशा है, मांग की तेजी में वृद्धि या फिर पूर्ति, इसका भी आंसर होगा ना, इनमें से सभी होगा। चलिए 77 है, व्यापार चक्र के उत्पन्न होने के निम्नलिखित में कौन से कारण है? तो व्यापार चक्र के उत्पन्न होने के ना, ये दोनों कारण है। समझ गए? क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। चलिए 78 है कि न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन से मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं? कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो ये जितना देख रहे हैं, बैंक दर में कमी, खुले बाजार में बढ़ती हुई, तो ये सभी किए जा सकते हैं। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं कि आगे आंसर मेरा क्या होगा। चलिए बताइए, स्फीति अंतराल को ठीक करने के प्रमुख राजकोषीय उपाय, तो इसका भी उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है मेरा कि स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन से हैं? बताइए, इसका भी जो है ना, उपयुक्त से सभी, नकद कोष अनुपात, खुले बाजार प्रतिभूति, ये सब में इसका भी आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए 81 है मेरा कि बजट के संगठन निम्नलिखित में कौन कौन से हैं? बताइए कि बजट के संगठन निम्नलिखित में कौन कौन से है? अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए। तो देख रहे हैं, बजट प्राप्तियाँ एवं बजट व्यय, ये दोनों हो सकता है। क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। चलिए 82 है, बजट प्राप्तियाँ के संगठक निम्नलिखित में कौन से हैं? कौन से है? तो इसका भी आंसर ए बी दोनों हो सकता है। समझ गए? चलिए आगे देखिए, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? आय कर को, उपहार कर को, या फिर ए बी दोनों के किसको शामिल किया जाता है? तो आय कर को भी और उपहार कर को भी प्रत्यक्ष कर के डायरेक्ट टैक्स में शामिल किया जाता है। चलिए आगे देखिए 84 है मेरा, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? उत्पादन शुल्क को, बिक्री कर को, या ए बी दोनों? ये उत्पादन शुल्क, बिक्री कर जो है ना, इस सबको इनडायरेक्ट टैक्स में शामिल किया जाता है। चलिए 85, विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से रूप हैं? स्थिर विनिमय दर, लोचपूर्ण विनिमय, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें भी स्थिर विनिमय दर, लोचपूर्ण विनिमय दर दोनों। क्या होगा? सी होगा इसका आंसर। 86 है मेरा कि स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से गुण हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गुण, विदेशी पूंजी या पूंजी निर्माण वृद्धि, उपयुक्त में से सब। इसका भी आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए 87 है मेरा, लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से गुण हैं? सरल प्रणाली, सतत समायोजना, या भुगतान संतुलन में सुधार, या उपयुक्त सभी? तो क्या होगा इसका आंसर? पता है तो कमेंट कर दीजिए। इसका भी आंसर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त सभी। चलिए समझ गए? आगे देखिए कि 87 हो गया है। चलिए 88 है, व्यापार शेष है क्या? दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्यों का आयात, या फिर क्या होगा इसका आंसर? पता है तो कमेंट कर दीजिए। ए होगा। क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, दृश्य मदों का आयात। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए इसका आंसर क्या होगा। एट्टी 90 है, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सी मदें शामिल होती है? भुगतान के अंतर्गत कौन? दृश्य मध्य, अदृश्य मध्य, या इनमें से कोई नहीं? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए ना। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी शामिल होगा। क्या होगा? तो इनमें से सभी। चलिए, दृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? बताइए, किसे शामिल किया जाता है? तो उपयुक्त में से सभी। किसको किसको शामिल किया जाता है? किसको किसको शामिल किया जाता है बताइए?
मशीन को, कपड़ा को, सीमेंट को उपयुक्त में से सभी को शामिल किया जाता है। आगे देखिए 92 है मेरा कि दृश्य अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित किससे शामिल किया जाता है? बैंकिंग, जहाजरानी, सूचना। तो इसका 92 का भी आंसर होगा ना, वो भी उपयुक्त में से सभी होगा। चलिए समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। अर्थव्यवस्था, रोजगार का क्या होगा? वस्तुओं के विनियोग, यह 93। समष्टि का यह स्कूटर व मांग का क्या होगा इसका आंसर? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार का ये होगा। क्या होगा? ये होगा। चलिए 94 है। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में किस में किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। 95 है। 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? परिवार, फर्म, सरकारी। उपयुक्त में से सभी। ये जो देख रहे हैं ना 94, 95 क्या होगा? इसका आंसर जो होगा ना डी होगा। ये तीनों जो है ना शामिल, 3 क्षेत्रीय में यही 3 आता है। अगर आपको सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहे तो आराम से बता सकते हैं कि इसमें कितना है, तो ये सभी आते हैं। चलिए आगे देखिए सामान्य कीमत 96 है मेरा। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में कौन सी है? पता है तो कमेंट कर दीजिए। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, आंसर आपको पता है तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। समझ गए? कहीं कुछ दिक्कत, डाउट? तो अगर चाहते हैं कि आप सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी करवाया जाए तो कमेंट कीजिए, आपको वहाँ से सब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। कमेंट कीजिए, सब्जेक्टिव भी अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए 97 घिसावट वह किस में सम्मिलित रहता है? जीएनपी, एमपी में या किस में सम्मिलित रहता है? आप आंसर देखिए, कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर? जीएनपी, एमपी। चलिए साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए? पता जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगर पता नहीं है तो देख लीजिए और आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। क्या होगा? 98 का आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, घरेलू, सकल, राष्ट्रीय, इनमें सभी जो है ना शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। चलिए वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन से लाभ है? सरल प्रणाली, आपसी सहयोग में वृद्धि, आर्थिक समानता या उपयुक्त में से सभी? तो उपयुक्त सभी होगा। मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? विनिमय के माध्यम, मूल्य के माध्यम, ए बी दोनों। तो किस ए बी दोनों? मूल्य मापक एवं। चलिए आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा। कहीं कुछ दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, आपको वहाँ से आराम से रिप्लाई मिलेगा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक और आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अपने चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आई होप कि इससे पहले आप सेट 1 का वीडियो कंप्लीट वॉच कर लिए होंगे, जो काफ़ी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर नहीं वॉच किया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर वीडियो कंप्लीट वॉच कर लीजिए। अभी जो हम देखेंगे ना अकाउंटेंसी मॉडल पर, जैसा कि आप देख रहे हैं 2022 का जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए, सेट हम 2 देखेंगे। कौन सा देखेंगे? तो सेट 2 देखेंगे। तो चलिए हम सेट 2 देखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको चूज़ करके 50 क्वेश्चन ही टिक आउट करना है। कितना कि 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ना कि ज़्यादा का। इसलिए देखिए 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन देखिएगा। और ओमआर शीट कैसे भरा जाता है तो इससे पहले ओमआर शीट का वीडियो अपलोड है। अगर वो भी वीडियो नहीं देखे तो वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो चलिए हम देखना क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? ए सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, आई विश्लेषण, समष्टि अर्थशास्त्र में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होगा उसको हम स्टार्ट कर देंगे, जो हर सेट में क्वेश्चन पूछा रहेगा। जैसा कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। और उपभोक्ता व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है ना, वो किसमें किया जाता है? सेट सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। चलिए क्वेश्चन में सेकंड है मेरा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। व्यक्तिगत इकाई में, आर्थिक समग्र में, या राष्ट्रीय, या उपयुक्त कोई नहीं। तो व्यक्तिगत इकाई में। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। चलिए 3 है किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो बताइए क्या होगा? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित में, इनमें से कोई नहीं। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर देते किसमें क्या है? तो पूंजीवादी में। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है बाएं से दाएं, या दाएं से बाएं, या ऊपर से नीचे? क्या होगा? ऊपर से नीचे गिरता है उत्पादन संभावना का वक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषता है? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, या उपयोगिता व्यापारिक व्यक्तिपरक होता है, उपयोगिता विचार सापेक्ष, उपयुक्त सभी? तो क्या होगा? 5 का जो आंसर होगा ना वो डी होगा, उपयुक्त सभी, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी स्टार्ट कर लिए। ये भी क्वेश्चन फर्स्ट सेट में पूछा और इस सेट में पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है उपयोगिता गणवाचक सिद्धांत है। बताइए क्या हो? उपयोगिता गणवाचक सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया है? किसका दिया हुआ है? ए मार्शल का, पिगू का, हिक्स का, या सैमुअल्सन का? तो उपयोगिता गणवाचक सिद्धांत जो है ना मार्शल दिया हुआ। कौन दिया हुआ उपयोगिता का सिद्धांत? क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, मार्शल होगा। चलिए आगे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 7 मेरा उपयोगिता सिद्धांत सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? तो बताइए अगर पता तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा कि सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं।
सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? चलिए बताइए कि 7 का आंसर क्या होगा, सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? तो सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं देख लीजिए, इसका आंसर होगा ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? मार्शल थे या गॉसेन थे या कौन थे? बताइए, अगर पता तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो ना वो गॉसेन थे प्रतिपादक। समझिए क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। इसको भी स्टार्ट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है, किस प्रकार की वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि होती है? इससे पहले सेट 1 में भी क्वेश्चन है, इसको भी स्टार्ट कर लीजिए। तो किसमें आरामदायक वस्तुएं में, क्या होगा 9 का आंसर, आरामदायक वस्तु। चलिए, मांग का नियम है गुणात्मक कथन, ये क्या होगा, तो गुणात्मक कथन है। इसका भी आंसर ए होगा। इसको भी स्टार्ट कर लीजिए कि 9 का जो आंसर होगा ना मेरा ए होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग, बताइए, स्थान पूरक होगा। इस कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होती है, बढ़ती है, घटती है या स्थिर रहती है? बहुत ईजी क्वेश्चन। आप इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या होगा। वैसे क्या होती है, बढ़ती है। क्या होगा इसका आंसर, ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर मेरा है 12 है, मांग संकुचन तब होता है, देखिए मांग संकुचन तब होता है जब क्या, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, कीमत बढ़ती है फिर मांग घटती है। इसका आंसर क्या होगा, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। क्या होगा इसका आंसर, ए होगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 की मांग की लोच है, बताइए मांग की जो लोच है ना वो क्या है, गुणात्मक कथन है या मात्रात्मक कथन है या फिर क्या है, ये जो है ना मात्रात्मक कथन है। क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ये फॉर्मूला पूछा था, क्या है, ये होगा मांग मात्रा अनुपातिक परिवर्तन बाय कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इसका आंसर ए होगा। चलिए, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य, ये क्या होती है, तो धनात्मक होती है। क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? साधनों की कीमत या कौन सी मेन कारण है? तो इसका जो मेन कारण होगा ना, एक मिनट रुकिए, ए बी दोनों होगा, यानी कि साधन का कीमत भी या साधन का अपूर्ण स्थापना दोनों होगा। क्या होगा, 16 का आंसर सी होगा। चलिए समझ गए, कोई दिक्कत। क्वेश्चन 17 है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में किस नियम के द्वारा की जाती है? बताइए 17 का जो आंसर होगा ना मेरा क्या होगा, पता है जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मांग के नियम या परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा या किसी, तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा। क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा? किस अवस्था तक, प्रथम अवस्था तक या द्वितीय अवस्था, किस अवस्था तक, द्वितीय अवस्था तक पसंद करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्पादन फलन को व्यक्त करते हैं, उत्पादन फलन को जो व्यक्त करते हैं वो किस चीज़ से व्यक्त करते हैं? तो क्यू एक्स, ये देख रहे हैं ना, बी, किससे, बी से व्यक्त करिए, क्यू एक्स इक्वल टू एफ इंटू ए बी सी डी। समझ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? बताइए किसको सम्मिलित किया जाता है मौद्रिक लागत में? सामान्य, व्यक्तिगत, तीनों जो दिख रहे हैं ना, तीनों को शामिल किया जाता है मौद्रिक लागत में। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 21 है मेरा, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव पड़ता है? स्थिर लागतें बढ़ जाती है, परिवर्तनशील लागत में कमी हो जाती है, परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। क्या है, परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि औसत परिवर्तनशील लागत है, बताइए कि क्या होगा। 22 का आंसर औसत परिवर्तनशील लागत है, तो ये जो होगा ना, इसका आंसर क्या होगा, टी वी इंटू ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा इसका, टी वी सी डिवाइडेड क्यू होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, एम आर प्रदर्शित किया जाता है, एम आर प्रदर्शित किया जाता है, क्या होगा? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, तो इसका आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है मेरा, किस बाजार में ए आर इक्वल टू एम आर होता है? ये फर्स्ट सेट में पूछा, इस क्वेश्चन को तो स्टार्ट कर लीजिए और आगे थर्ड फोर्थ सेट में भी है। चलिए किस बाजार में ए आर इक्वल टू एम आर होता है? तो पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे क्या होगा इसका आंसर, पूर्ण प्रतियोगिता में होता है ए आर इक्वल टू एम आर। अगर नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसलिए कि आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ भी चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 26 देखते हैं कि निम्न में से कौन सही संबंध है, कौन सा जो सही संबंध, सीमांत आगम इक्वल टू एम आर, संबंध पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है कि किसका सही रिलेशनशिप है? तो सीमांत आगम एम आर इक्वल टू ए आर बाई ए क्यू। क्या होगा इसका आंसर, ए होगा। चलिए आगे देखते हैं 27, फॉर्म के संतुलन में होता है, बताइए कि फॉर्म के संतुलन में क्या होता है? एम आर इक्वल टू एम सी, तो क्या होता है फॉर्म के संतुलन में, एम आर इक्वल टू एम सी। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 28 है, प्रत्येक बाजार दशा में एक फॉर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? तो बताइए कौन सा शर्त पूरा होना चाहिए। देखिए एम आर इक्वल टू एम सी पूरा होना चाहिए और एम आर सी वर्ग नीचे से काटे, तो क्या होगा इसका आंसर, डी होगा। चलिए वस्तु की पूर्ति निर्धारक घटक कौन से है? तो बताइए, पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो अब जो तीनों देख रहे हैं ना, वस्तु कीमत संबंधित, वस्तु कीमत उत्पादन, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? बताइए, अगर पता तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो ये वाला होगा, एस इक्वल टू एफ इंटू पी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है मेरा, संकलन चित्र प्रदर्शित करता है, यहाँ चित्र देखिए, इसका आंसर क्या होगा? अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो यहाँ देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, पूर्ति का विस्तार का, क्या चीज़ का,
31 का आंसर क्या होगा? ए होगा, पूर्ति का विस्तार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, कथन किसका है? बताइए कि पूर्ति अपने मांग के लिए स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, यह जो कथन है किसका कथन है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जेबी से का कथन है। किसका कथन है? प्रो जेबी से का। चलिए 33 है, जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप निम्नलिखित में कौन सा होगा? अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा? लोचदार होगा। चलिए क्वेश्चन में मेरा 34 है कि पूर्ति लोच की माप निम्नलिखित में किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है? पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए किस सूत्र से। तो इसका भी आंसर क्या होगा ना? ए होगा। चलिए 35 निम्न में कौन सा जोड़ा सही है? अब बताइए कि कौन सा जोड़ा सही है। तो अब जितना जोड़ा देख रहे हैं ना, ये सभी जोड़ा सही है। अगर जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे टाइम वेस्ट होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं ना, ओएमआर शीट भरने के लिए आपको सिर्फ 1 घंटा टाइम मिलेगा, और जल्द से जल्द आप जितना जल्दी कोशिश कीजिए, क्योंकि सर्कल को भरने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए जल्दी से जल्दी सेलेक्ट कर लीजिए 100 में से 50 क्वेश्चन और उसको ओएमआर शीट में भरना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर दिमाग लगाइए। आपके लिए ऑप्शन में 100 क्वेश्चन, उसमें 50 ही करना है, इसलिए 100 तक क्वेश्चन जरूर देखिए। चलिए, यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 5 ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी, अत्यधिक लोचदार, लोचदार, बेलोचदार या फिर पूर्णतः बेलोचदार। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा? बेलोचदार होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है मेरा कि एकाधिकार बाजार किससे दर्शाता है? उत्पादन प्रक्रिया को, वितरण प्रणाली को, बाजार प्रवृत्ति को, या इनमें से कोई नहीं? तो ये दर्शाता है ना, बाजार प्रवृत्ति को दर्शाता है। 38 है, किस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो उसका नाम है? एकाधिकारात्मक या फिर अपूर्ण प्रतियोगिता, क्या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार? क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 39 है, क्या है कि किसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है? बताइए, पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए किसमें होती है। तो केवल पूर्ण प्रतियोगिता, ये दोनों जो देख रहे हैं ना, ये दोनों में बड़ी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि एकाधिकार प्रतियोगिता की धारणा को दिया, एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया, ये कौन दिया है? हिक्स दिया है, चैम्बरलिन दिया है। तो कौन दिया है? चैम्बरलिन दे दिया है। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। चलिए 41 है, संतुलन कीमत निर्धारक के घटक निम्नलिखित में कौन से हैं? बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। देख रहे हैं ना, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति जो है ना, ये दोनों घटक है। चलिए 42 है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ये कथन पूछ रहा है, तो यहाँ तीनों कथन जो देख रहे हैं ना, ये तीनों कथन सही है। अगर इसका पीडीएफ चाहते हो तो कमेंट कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? क्या होगा इसका आंसर? पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि किसने विचार प्रस्तुत किया। तो मार्शल महाराज है ना, ये विचार प्रस्तुत किए थे। चलिए 44 है कि साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में किसके द्वारा स्थापित होता है? ये मांग या पूर्ति, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो निर्धारित होता है ना, ये मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा निर्धारित होता है। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। चलिए 45 है, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ, बताइए जहाँ क्या होना चाहिए? वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो। समझे? क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। इसको स्टार्ट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये कथन सही पूछ रहा है, तो अब जितना कथन दिख रहा है ना, ये सभी कथन सही है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं 47 क्वेश्चन नंबर। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। क्या सम्मिलित होती है? व्यक्तिगत इकाई की, छोटी इकाई, या उपयुक्त सभी? तो इसमें है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये सभी सम्मिलित होती है। चलिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत ही क्वेश्चन है, पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, ये सभी का अध्ययन किया जाता है किससे? समष्टि अर्थशास्त्र। चलिए 49 है, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी रहता है। तो रैगनर फ्रिश महाराज जो है ना, ये जो है ना, 2 भाग में बांट दिए। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। क्या होगा? कौन बांटा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है मेरा, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? कौन सी क्रिया? असीमित आवश्यकताओं या सीमित साधनों से जुड़ी? क्या होगा? ये दोनों होगा इसका आंसर। सीमित साधन यानी कि सी होगा। चलिए 51 है मेरा, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? किसने दिया इसका विचार? तो रॉबिन्स महाराज दिए। निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक है? संपत्ति, बचत, निर्यात या लाभ? बताइए इसका आंसर। संपत्ति जो है ना मेरा, स्टॉक है। क्या है? ये होगा। चलिए, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, किसका अध्ययन है? पता तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो ये देख रहे हैं ना, पूर्ण रोजगार, समग्र कीमत, सकल राष्ट्र, ये तीनों का अध्ययन है। तो क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है मेरा कि चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देख रहे हैं ना, ये दोनों शामिल हैं। समझ गए? क्या होगा इसका आंसर? 54 का क्या होगा? 54 का होगा मेरा सी होगा। ए भी दोनों। चलिए 55 है, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर में सम्मिलित होता है कृषि, खुदरा व्यापार, लघु उद्योग, या इनमें से सभी? इनमें से सभी। तो क्या होगा? तो इनमें से जितना देख रहे हैं ना, ये तीनों प्राइमरी सेक्टर में शामिल है। चलिए, एक चतुक्षेत्रीय या खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त है।
क्या शर्त है पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे तीनों जो ऑप्शन देख रहे हैं तीनों इनमें से सभी होगा, इसका आंसर क्या होगा डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं कि एक लेखा वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है जिसमें मूल्य शामिल होता है उनकी बाजार कीमत के योग को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है योग को, अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए। उसको बोलते हैं जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 मेरा जीएनपी एमपी इक्वल टू होता है, क्या होता है तो जीएनपी एमपी माइनस घिसावट होता है। 58 का आंसर मेरा क्या होगा ए होगा। चलिए 59 है कि एनडीपीएफसी इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा तो जीएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता होगा। चलिए 60 है कि राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है, उत्पादन विधि है, आय विधि है या व्यय विधि है। तो किस विधि द्वारा किया जाता है तो ये सभी विधि द्वारा जो है ना क्या होगा, इसका आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। तो बताइए इसका आंसर आराम से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप सभी जानते होंगे ना कौन सा शामिल होता है, तो ये सभी होगा, क्या होगा इसका आंसर डी होगा। चलिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित होती है। तो जो तीनों सेवाएं देख रहे हैं ना, ये तीनों सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सिर्फ संचार की सेवा सम्मिलित होती है। चलिए आगे देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसकी आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है। तो इसमें तीनों शर्त जो दिख रहे हैं इसका आंसर क्या होगा, तीनों होगा, ये तीनों शर्त। चलिए 64 क्वेश्चन है मेरा कि वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सी कठिनाई है। ये कठिनाई पूछ रहा है, तो कठिनाई से कौन है ना, ये जितना ऑप्शन में देख रहे हैं सारे दोहरे संयोग का वस्तु विनिमय ये सभी कठिनाई थे, तो इसका भी आंसर क्या होगा डी होगा। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बने इसलिए डायरेक्ट आंसर पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब कंपटीशन एग्जाम में भी रहता है। तो मार्शल जी के अनुसार, मार्शल ही ने परिभाषा दी है कि अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एकदम शॉर्टकट में डिफिनेशन है, आराम से आपको 5 नंबर का है तो 5 नंबर है, 2 नंबर का 2 नंबर मिल जाए। चलिए जनता का बैंक कौन सा है, तो बताइए कि इसका आंसर क्या है, तो व्यापारिक बैंक जो है ना वो जनता का बैंक है, क्या होगा इसका आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, व्यापारिक बैंक से प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में कौन से हैं। ये जितना देख रहे हैं ना ये सभी इसका प्राथमिक कार्य, क्या होगा इसका आंसर, तो डी होगा उपयुक्त सभी। चलिए व्यापारिक बैंक स्वीकार की जाने वाले प्रमुख जमाएं कौन कौन सी हैं, अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए। इसका भी होगा चालू जमा लेगा, बचत लेगा, सर्वाधिक जमा लेगा, उपयुक्त सभी, तो इसका भी आंसर रहेगा ना, इसका भी आंसर डी आएगा। चलिए आगे देखते हैं अपना 69 है, क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में कौन सा है। बताइए कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है कौन सा है, तो आप सभी इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग सब कमेंट कीजिए। चलिए केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में कौन सा कार्य है, नोट निर्माण का अधिकार है, सरकार बैंक का विदेशी या उपयुक्त में से सभी, अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा डी होगा। लाइव चैट ऑन है तो लाइव चैट भी आप लोग चैटिंग कर सकते हैं, आंसर कमेंट कर सकते हैं वहाँ भी। चलिए निम्नलिखित में कौन सा शाख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय है। बताइए कि 71 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, तो नैतिक दबाव होगा, क्या होगा बी होगा इसका आंसर। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। इस क्वेश्चन को तो वेरी इंपॉर्टेंट ही कर लीजिए, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है कि नरसिम्हा समिति निम्नलिखित में किससे है। नरसिम्हा समिति जो है ना वो किससे संबंध रखता है, तो आप सभी जानते होंगे बैंकिंग सुधार से। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 73 है, सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंक के पुनर्जीवन एवं उनकी पुनर्संरचना हेतु निम्नलिखित में किस समिति का गठन हुआ था। वर्मा समिति का, गायपुरिया समिति, रेखा समिति या किस समिति, तो वर्मा समिति का गठन हुआ था। चलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंक को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा निर्देश घोषित किया था। ये सब क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी रहता है, इसलिए इस सब क्वेश्चन को तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टार ही कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा 22 जनवरी 1993 को होगा, क्या होगा ये होगा इसका आंसर। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 है कि पूर्ति स्वयं की मांग सृजन है, क्या होगा इसका आंसर कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करते निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया। यहाँ भी डिफिनेशन ही पूछ रहा है कि जो इसका डिफिनेशन कौन दिया था, तो ये जेबी से महाराज है ना, यही कहते कि पूर्ति जो है स्वयं मांग का सृजन करती है। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार्ट कर लीजिए। तो प्रभावपूर्ण मांग पे जो है ना किन्स का रोजगार सिद्धांत निर्भर करता है, इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर लीजिए। चलिए 77 है, APC प्लस APS इक्वल टू क्या होगा। अगर इसका आंसर आपको आता है तो कमेंट कर दीजिए। वैसे इसका जो आंसर होगा ना 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। चलिए ट्रेटेड इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक जो है ना वो कौन है, इस सब क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम भी रहता है, कौन है इसके लेखक इस बुक के, तो जेबी से जो महाराज है ना वही जो लेखक इस बुक के भी। चलिए 79 क्वेश्चन नंबर मेरा है कि किन्स रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, प्रभावपूर्ण मांग पर या किस पर, तो प्रभावपूर्ण मांग। इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, इसको भी स्टार्ट कर लीजिए। चलिए किन्स के सिद्धांत का संबंध है प्रभावपूर्ण मांग प्रवृत्ति से या फिर उपभोक्ता प्रवृत्ति से, इनमें से सभी, ये जो है ना सभी संबंध रखता है। चलिए यदि MPC इक्वल टू 0.5 हो तो K का गुणांक होगा। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, इसलिए सब पे ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। तो इसका आंसर सॉल्व कीजिएगा तो 2 आएगा, क्या आएगा
82 आएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। 82 रोजगार सिद्धांत के जन्मदाता है। चलिए बताइए कि रोजगार सिद्धांत के जो जन्मदाता है ना वो कौन है। अगर पता है तो कमेंट करके बताइए कि रोजगार सिद्धांत के जन्मदाता। तो काहन जो है ना वो रोजगार सिद्धांत के एमपीसी का मान होता है। बताइए क्या होगा। एमपीसी का मान जो होता है ना 0 से अधिक किंतु 1 से कम होता है। इसको भी स्टार कर लीजिए। क्या होगा इसका आंसर, तो सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है। यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहले निर्धारित हो जाता है तब इसे कहा जाता है। न्यून मांग की दशा, मांग की अधिक, आंशिक मांग की दशा या इनमें से कोई नहीं। तो न्यून मांग की दशा कहते हैं। क्या होगा इसका आंसर, तो ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 85 है। न्यून मांग की निम्नलिखित तो कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता है। तो सामूहिक, इसका ए भी जो देख रहे हैं ये दोनों विशेषता है। समझ गए, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है कि न्यून मांग के उत्पन्न होने के निम्नलिखित तो कौन कारण है, कौन से कारण है। तो इसका कारण पूछ रहा है, कारण बताइए। तो ये तीनों कारण जो देख रहे हैं ये तीनों कारण है। इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी रह सकता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। किसे शामिल किया जाता है पता है तो कमेंट करके बताइए कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत ना किसे शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन ये देख रहे हैं ना, सार्वजनिक व्यय, कारोबार, क्या होगा, ये सभी को शामिल किया जाता है। क्या होगा, तो डी होगा। चलिए केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति द्वारा निम्नलिखित में किसे नियंत्रित करता है। किसे नियंत्रित करता है, तो ये जो है ना मुद्रा पूर्ति, ब्याज पूर्ति और मुद्रा की उपलब्धता ये सभी को नियंत्रित करता है। चलिए 89 क्वेश्चन में मेरा गुणांक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। ऋण की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, साख राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही या उपयुक्त में से सभी। तो क्या होगा भी इसका आंसर, डी ही आ रहा है खाली, उपयुक्त सभी। चलिए भारत का वित्तीय वर्ष है, इसका तो आंसर कमेंट करके बताइए क्योंकि क्वेश्चन अकाउंट से भी रहेगा। तो इसका आंसर नहीं बताएंगे आप, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करना मत भूलिएगा, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, वहाँ इसका आंसर बता दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 91 देखते हैं कि सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित तो कौन शामिल है। बताइए सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत जो है ना वो कौन शामिल है। अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए। तो इसे देख रहे हैं ना, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, ये सभी है ना उपयुक्त में से ये सभी शामिल है। चलिए क्वेश्चन में मेरा 93 है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारक होता है कहाँ से। विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारक होता है ना, विदेशी करेंसी की मांग से, विदेशी करेंसी या फिर किससे निर्धारित होता है। अगर पता है तो कमेंट करिए जल्दी से। तो विदेशी विनिमय बाजार में मांग की पूर्ति द्वारा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आप सबको इसका PDF मिल जाएगा, आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा। देखिए चलिए विदेशी विनिमय बाजार के रूप है हाजिर या चालू वायदा, ये क्या होगा। 94 का आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए। क्या होगा, ए भी दोनों होगा, हाजिर या चालू बाजार और वायदा बाजार। चलिए 95 है विदेशी विनिमय दर निर्धारण होता है सरकार द्वारा, मोल, ये तीनों दिख रहे हैं, विश्व बैंक, तो तीनों के द्वारा जो होता है ना विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। चलिए 96 है मेरा विदेशी भुगतान। देखिए भुगतान संतुलन निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। बताइए कौन सी विशेषता है। क्रमबद्ध लेखा, निश्चित समयावधि, व्यापक, तो ये होगा उपयुक्त सभी। चलिए चालू खाते की निम्नलिखित में कौन सी मद है। ये चालू खाता का आइटम्स पूछ रहा है, ये तो अकाउंट्स का क्वेश्चन लग रहा है। क्या होगा, दृश्य मध्य, पर्यटकों का खर्च, दृश्य मध्य, ये सभी। इसका आंसर जो होगा ना उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 है। 98 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिए और ये आंसर भी है। आप इस दोनों का आप कमेंट करके बताइएगा इस सबका आंसर क्या होगा। पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। भुगतान शेष घटक है, इसका भी कमेंट कीजिए। व्यापार संतुलन का अर्थ होता है पूंजी को से लेने, इसका भी कमेंट कीजिए। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का भी आंसर अपलोड किया जाए तो कमेंट कीजिए, आपको वहाँ सब्जेक्टिव का भी आंसर कर दिया जाएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक और आपको वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप इससे पहले सेट 1 एंड 2 एंड 3 को वीडियो देखे होंगे। अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि अपने चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं जो हमारे लिए मोस्ट एंड वेरी हेल्पफुल होगा। अभी हम देखेंगे इकोनॉमिक्स सेट 2 देखेंगे। तो चलिए सेट 2 देखना स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, सेट 3 देखेंगे। इससे पहले सेट 1 एंड 2 का वीडियो अपलोड है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए अर्थशास्त्र के जनक है, यहाँ जो पूछ रहा है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, JBC है या मॉल्थस है, एडम स्मिथ है या जॉन रॉबिन्सन। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे ना, इसमें जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को तो स्टार्ट कर देंगे। और उससे पहले देख लीजिए 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और 100 प्रश्न रहेगा। इसमें से 100 प्रश्न पूरा देखिए, ना कि 1 से लेकर 60 तक देखिए और उसमें 50 चुन के ओमार सीटें भर दीजिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए।
1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए और जो आपको 100% कन्फर्म है कि नहीं इसका आंसर यही होगा उसको टिक कीजिए और उसको ओमार सीट में चिन्हित कीजिए। अगर ओमार सीट कैसे भरा जाता है तो उसका वीडियो अपलोड है। तो चलिए पहला मेरा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो कौन है, एडम स्मिथ है। कौन है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो एडम स्मिथ होगा। चलिए समझ गए। उसके बाद देखिए एडम स्मिथ, चलिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग करने वाले हैं, सबसे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट का है ना प्रयोग वो कौन किया था, यही पूछ रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग है ना मार्शल किए या बोल्डिंग किए या केन्स किए, रैगनर फ्रिश किए, तो कौन किए थे, तो रैगनर फ्रिश किए थे सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण विज्ञान है। ये दोनों क्वेश्चन का स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण के विज्ञान है, ये मार्शल या पॉल सैमुएल्सन या जी.एल. मिल, एडम स्मिथ। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए ताकि वो भी लाइव चैटिंग कर सके और अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा इसको अचीवमेंट कर सके। तो बताइए ये मार्शल है, पॉल सैमुएल्सन, जे.बी.एल्स या एडम स्मिथ, बता दो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये मार्शल जो है ना इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए मानव कल्याण संबंधी का विज्ञान है। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो बताइए किसका आंसर क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आप आराम से बता सकते हैं। इसका आंसर जो होगा ना मुद्रा जो है उत्पत्ति का साधन नहीं है। इसको भी स्टार्ट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट 1 में भी है, 2 में 3 में भी है। चलिए आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, बताइए आर्थिक समस्या जो मूलतः किस तथ्य की समस्या है, तो ये है ना चुनाव की समस्या, क्या होगा, ये होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन मेरा 6 है कि उत्पादन संभावना वक्र है, चुनाव उत्पादन संभावना जो वक्र है ना तो कैसा है, अक्ष की ओर नतोदार होता है, नतोदार होती है। चलिए 7 है कि उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है, तो कौन सा वक्र है जो आर्थिक समस्या दिखाता है, तो उत्पादन संभावना वक्र जो है मेरा आर्थिक समस्या दिखाता है। चलिए 8 क्वेश्चन है मेरा, सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन नियम कहा जाता है, क्या होगा इसका आंसर। चलिए 9 का बताइए कि 9 का आंसर क्या होगा कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसका उपयोगिता कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। समझ गए, क्या होगा 9 का आंसर सी होगा। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि सीमांत उपयोगिता हास नियम के प्रतिपादक है, बताइए कि सीमांत उपयोगिता हास नियम के प्रतिपादक है वो कौन है, तो ये गोर्सन महाराज होगा, कौन है, तो ये होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब क्या होगा, सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य या फिर क्या होगा, तो सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होगा तब उपभोक्ता संतुलन बिंदु होता है। चलिए मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए। हर सेट में ये क्वेश्चन पूछे हुआ, इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए, कमेंट कीजिएगा तो वहाँ आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए 12 का आंसर बताइए क्या होगा कि मांग फलन निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है, तो डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। चलिए एफ पी एक्स। 13 मेरा निम्नलिखित में किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होता है, मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, रुचि में फैशन में परिवर्तन। तो इसका आराम से बताइए कि 12 का जो आंसर होगा वो 13 का आंसर क्या होगा, तो इनमें से सभी होगा, क्या होगा, डी का। किसी सामान्य वस्तु के मांग में वक्र, किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल होती है, वो ढाल जो होती है ना वो कैसी ऋणात्मक होती है, क्या होगा इसका आंसर, ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग को घटा देता है, निम्न कोटि या सामान्य कोटि या उच्च कोटि, किस कोटि को घटा देते हैं, तो इसका आंसर होगा ना वो सी होगा। वैसे देखते हैं जो गिफिन वस्तु होगी, गिफिन वस्तु जो होती है ना उसकी मांग हम घटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है, यहाँ चित्र देखिए और बताइए चित्र जो है ना वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो ये चित्र है ना ध्यान से देखिएगा पूर्णतः लोचदार मांग को है ना प्रदर्शित कर रहा है, क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 17 है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 17 मेरा सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करता है, ए क्यू एंड ए पी क्या है, सापेक्ष लोचदार मांग को जो व्यक्त करता है, तो इसका आंसर क्या होगा पता है तो कमेंट कर दीजिए। वैसे इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए मांग की लोच को प्रभावित करने वाला घटक कौन से हैं, तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, वो जो मांग प्रभावित करने वाला जो घटक है ना, ऑप्शन देख रहे हैं 3 देख रहे हैं ना, वस्तु की प्रकृति, कीमत, स्तर, आय स्तर, इनमें से सभी, तो इसका आंसर होगा ना डी होगा, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वो कौन सा वक्र कहलाता है, तो बताइए कि 29 का जो आंसर होगा ना वो क्या आंसर होगा, अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए। 19 का आंसर क्या होगा, एपीपी या एमपीपी या क्या होगा, ये सभी होगा, ऑल ऑफ दिस होगा, क्या होगा इसका आंसर। चलिए 20 उत्पादन के साधन क्या क्या, इसका तो आप कमेंट कर दीजिए, सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों सेट में है, तो इसका भी क्या होगा, ये सभी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है अल्पकाल दीर्घकालीन या अल्पकाल से या अति दीर्घकाल से, अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए कि वैसे 21 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, अल्पकाल से होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए हम आगे देखते हैं 22 उत्पादन के सभी साधनों एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वर्तमान पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। चलिए ठीक है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, तो अवसर लागत का जो वैकल्पिक नाम है आर्थिक लागत है। चलिए क्वेश्चन 24 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, जो है ना कथन पूछ रहा है जो सत्य है, तो AC इक्वल टू इसका जो टी होगा ना AC इक्वल टू AFC प्लस ABC कथन जो सत्य है, अवसर लागत है। बताइए कि 25 का जो आंसर होगा ना क्या होगा, अवसर लागत है वह विकल्प जिसका प्रत्याग कर दिया गया हो या फिर क्या, तो इनमें से जो सभी है ना ये सभी है अवसर लागत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 एक फर्म एक वस्तु की कितनी भी मात्रा दी गई कीमत पर बेच सकती है, फर्म की सीमांत आगम होती है, वो क्या होती है जो कितनी भी में बेच सकती है, क्या होगा, तो शून्य होगा तब। चलिए निम्न में से कौन सही है, यहाँ पूछ रहा है सही गलत पूछ रहा है, तो AR इक्वल टू MR, इसको भी स्टार्ट कर लिए, भी सेट 1 में 2 में दोनों में था, क्या होगा इसका आंसर,
ये होगा। चलिए 28 है, ए आर प्रदर्शित करता है, तो ए आर क्या प्रदर्शित करता है, अगर पता है तो बता दीजिए। तो टी आर बाई क्यू प्रदर्शित करता है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन 29 देखते हैं कि फॉर्म के संतुलन की प्रथम शर्त है, वो कौन सी प्रथम शर्त है, तो एम सी इक्वल टू एम आर जो है ना प्रथम शर्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा, फॉर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा, किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा, तो अधिकतम जो होगा ना वो जब ये दोनों शर्त सीमांत इसका भी शर्त पूरा करेगा, ये दोनों शर्त पूरा करेगा, क्या होगा इसका आंसर सी होगा। चलिए 31 है, उत्पादन संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियाँ है, कौन सी रीतियाँ है पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे देखें कुल आगम कुल लागत रीति एवं सीमांत आगम सीमांत लागत रीति, तो क्या होगा इसका आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है मेरा कि पूर्ति के नियम की निम्नलिखित में कौन सी मान्यता है, यहाँ मान्यता पूछ रहा है कि किसका पूर्ति के नियम का, तो यहाँ तीनों जो ऑप्शन देख रहे हैं ना ये तीनों होगा, क्या होगा ये तीनों की मान्यता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 में क्या है कि अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है, मांग का नियम, पूर्ति की लोच, पूर्ति का नियम या पूर्ति का प्रतिफल, तो ये जो व्यक्त करता है ना क्या व्यक्त करता है, तो पूर्ति का, अन्य बात समान रहे तो जो व्यक्त करता है ना पूर्ति का नियम का। चलिए आगे देखते हैं, जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो तो पूर्ति की लोच होगी इकाई से कम, इकाई के बराबर या इकाई से अधिक, ये अनंत होगी, पता है तो कमेंट कर दिए, तो क्या होगा इकाई से अधिक होगा। निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है, तो चित्र तो यहाँ है नहीं तो क्या चित्र प्रदर्शित करता है, इस क्वेश्चन छोड़िए। 36 देखिए, एकाधिकार प्रतियोगिता की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है, विभेदीकृत या विक्रय लागत या बाजार की इसकी विशेषता है ना, ये तीनों जो देख रहे हैं इसकी विशेषता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, तो देखिए विज्ञापन तथा विक्रय की लागत है ना, ये जो है ना पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है मेरा, किस बाजार में औसत आय की सीमांत आय के बराबर होती है, औसत आय जो है ना सीमांत ये पूर्ण प्रतियोगिता में बराबर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है मेरा कि वस्तु की कीमत या मांग के बीच प्रतिलोम संबंध पाया जाता है केवल एकाधिकार में या केवल एकाधिकार प्रतियोगिता, या क्या होगा इसका आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए। तो एकाधिकार एवं एकाधिकार प्रतियोगिता दोनों में। चलिए क्वेश्चन मेरा 40 एक विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है, किसका विशेषता है, 40 है कि विभेदीकृत उत्पादन विशेषता केवल एकाधिकार या केवल अल्पाधिकार, या क्या होगा इसका आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए। वैसे एकाधिकार प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार दोनों में। चलिए किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है मांग के द्वारा, पूर्ति के द्वारा, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा, तो जो है नहीं मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा निर्धारित होता है। बाजार मूल्य संबंधित होता है अति अल्पकालिक मूल्य से, सामान्य मूल्य से या स्थायी मूल्य से, तो ये बाजार मूल्य जो होता है अति अल्पकालिक मूल्य से, क्या होगा इसका आंसर ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 43 है, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, कैसे निर्धारित होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, तो मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है, यहाँ ये पूछा कि शर्त नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर ए होगा, औसत आय बराबर सीमांत लागत, क्या होगा ए होगा। चलिए क्वेश्चन 45 है, एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, और पूर्ण लोचदार होता है तो क्या पूर्ण प्रतियोगिता, क्या होगा इसका आंसर 45 का आंसर ये होगा। चलिए 46 है, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है, स्थिर कीमत, स्थिर औसत आगम, या क्या होगा 46 का आंसर पता है तो जल्दी सब कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो है ना क्या होना चाहिए, ये तीनों होना चाहिए, उपयुक्त सभी होना चाहिए। संतुलन की स्थिति में, तो बताइए संतुलन की स्थिति में जो है ना क्या क्या ऑप्शन में दिया, विक्रय की कुल मात्रा का बाजार पूर्ति में, तो इस तीनों जो ऑप्शन देख रहे तीनों होगा। चलिए बताइए 48 का क्या होगा आंसर पता है तो कमेंट करके बताइएगा कि प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए, तो इसका जो आंसर होगा ना वो ये भी शर्त पूरी होना चाहिए, ये भी शर्त पूरी होनी चाहिए, और आगे देखिए अगर ये है तो सी होगा, नहीं तो आंसर इसका डी होगा। इसके लिए आगे दिखना होगा, नहीं इसका जो आंसर होगा ना वो डी होगा, बी होगा और सी होगा दोनों, यानी कि बी सी ए आर इक्वल टू एम सी नहीं होना चाहिए, समझे, क्या होगा इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 49 है मेरा कि बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति, क्या होगा इसका वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति। चलिए 50 है, प्रत्येक फर्म का श्रम उपयोग बिंदु तय तक करती है, कहाँ तक करती है, तो जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादन मजदूरी दर के बराबर हो, क्या होगा इसका आंसर ए होगा। चलिए समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, ये सब, इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट ही कर लीजिए और इसको स्टार्ट कर लीजिए, इसका आंसर जो होगा ना वो डी होगा, समझ गए। चलिए आगे देखिए 52 है मेरा, स्टॉक में देखिए स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, मुद्रा का परिणाम, धन का, गोदाम का, या उपयुक्त सभी, क्या होगा इसका आंसर तो उपयुक्त सभी होगा। प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, तो उपभोग, विनिवेश, ये तीनों, इसका भी आंसर डी होगा। समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र जो है ना इसका जूट उद्योग पर ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं ना कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ना तृतीय क्षेत्र, इस क्वेश्चन पहले भी देख चुके, इसको सेट 3 में भी था, तो संचार की, इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आई है। चलिए क्या होगा इसका आंसर संचार होगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह नहीं है, यहाँ पूछ रहा है कि प्रवाह नहीं है, तो पूंजी जो है ना वो प्रवाह नहीं है। चलिए 57 है, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के संगठक कौन है, तो बताइए कि कौन है, तो उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी जो है ये संगठक कौन, ये संगठक। चलिए एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है, तो ये तीनों क्षेत्र सम्मिलित होता है। ठीक है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को कहा जाता है, राष्ट्रीय आय, सकल या घरेलू, या इनमें से कोई नहीं, तो जो राष्ट्रीय आय है ना वो कहा जाता है। चलिए राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, तो इसके लिए थोड़ा पेज को
राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? लगान, मजदूरी या फिर किसको? तो देखिए राष्ट्रीय आय में जो शामिल किया जाता है ना, लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याजी, सब लाभ को सभी को शामिल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? बताइए स्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो मूल्य में ह्रास कहते हैं। क्या? तो मूल्य में ह्रास कहते हैं, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में कौन सही है? सही सुमेलन करना है तो परियोजना व्यक्तिगत कौन सही है? यहाँ सही पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? और पता है तो कमेंट कर दीजिए। तो क्या है? परियोजना आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 63 है राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा के मूल्य से एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? काफी इजी, इसका कमेंट कर दीजिए। ये जो कहलाता है दोहरी गणना कहलाता है। क्या होगा इसका आंसर? दोहरी गणना, यानी कि बी होगा। चलिए 64 देखिए कि क्या है मेरा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? ये पूछ रहा है कि किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो पुरानी वस्तु, क्रय विक्रय एवं मध्यवर्ती वस्तु। इसका आंसर सी होना चाहिए। जीएनपी अस्वीकृति क्या है? जीएनपी अस्वीकृति क्या है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? ये होगा जीएनपी अस्वीकृति बराबर जीएनपी इंटू 100, समझ गए। मुद्रा का कार्य है, विनिमय का माध्यम है या क्या है? तो मुद्रा कार्य नहीं, इनमें से सभी कार्य जो है ये मुद्रा का कार्य। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ये बताने वाली बात नहीं है। मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य का मापक हो, जो सामान्य विधि के लिए। तो इनमें से ये सभी है ना, ये मुद्रा का मेन जो है विशेषता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 68 देखते हैं। मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है बैंक में जमा राशि या जनता के पास उपलब्ध है, इनमें से सभी। तो 68 का आंसर जो होगा ना वो क्या होगा? वो डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? 69 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है मेरा कि निम्नलिखित में कौन से जो मुद्रा का कार्य नहीं है? बताइए, विनिमय का माध्यम या फिर कीमत स्थिरता का? तो ये कीमत स्थिरता का कार्य नहीं है। चलिए रिजर्व बैंक ने मुद्रा के 4 माप दिए, M1 में शामिल है। तो बताइए कि M1 में जो शामिल है ना वो कौन शामिल है? देखिए जनता के पास करेंसी भी शामिल है, बैंक द्वारा शुद्ध मांग जमा भी रिजर्व बैंक। तो इसका 70 का जो आंसर होना चाहिए ना वो डी होना चाहिए, उपयुक्त सभी शामिल है। चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी बार बार पूछा है। तो क्या होगा इसका आंसर? 1935 में स्थापना हुआ था। मौद्रिक नीति का संबंध है, बताइए कि मौद्रिक नीति का जो संबंध है ना वो किससे संबंध है? तो खुले बाजार की क्रिया से संबंध है। चलिए 73 है, केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रण करती है बैंक की दर के दर, ये खुले बाजार या CRA इनमें से सही पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो बैंक दर की दर। चलिए निम्न में से कौन शाख नियंत्रण गुणात्मक की विधि है? 74 का आंसर क्या होगा? पता है तो जल्दी से कमेंट करिए। बैंक दर या खुले तो बैंक दर में परिवर्तन होगा। भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ, बताइए इसका आंसर क्या होगा? कब बैंकिंग सुधार प्रारंभ? 1991 में हुआ था। भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यवसायी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, ये कब किया गया था? तो 1996 में किया गया था। चलिए आगे देखिए, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए। तो J.M. किन्स जो है ना इस पुस्तक के लेखक है, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए कि MPC प्लस MPS इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, टाइम मत लगाइए। तो इसका जो आंसर होगा ना वो MPC प्लस MPS 1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है कि सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है। सामूहिक मांग का जो प्रमुख घटक है व्यक्तिगत उपभोग भी है, सार्वजनिक उपभोग है, विनिमय, तो उपयुक्त सभी हो। चलिए यदि MPC इक्वल टू 0.5 हो तो के का गुणांक क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आपको थोड़ा सॉल्व करना होगा। तो इसका आंसर बता देते हैं, 1 होना चाहिए। चलिए आप सॉल्व कर देखते रहिएगा। क्लासिकल विचारधारा निम्न में से किस तथ्य पर आधारित है? तो ये देख रहे से क बाजार के नियम से मजदूर दर पर, ये तीनों इसका आंसर होना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर? इनमें से सभी होगा। चलिए 82 है कि किन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा है? तो ये नाम है अपूर्ण रोजगार के संतुलन के नाम से पुकारा है। किस नाम से? क्या होगा इसका आंसर? बी होगा 82। चलिए 83 है, क्लासिकल विचारधारा में निम्नलिखित किस तथ्य पर आधारित किया है? इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है 83 को, तो किस तथ्य पर उपयुक्त में से सभी कर दो। क्या होगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी। चलिए निम्नलिखित में किसके अनुसार मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा में संभावित ढंग से बनाए रखने के लिए है? किसके अनुसार? तो ये महाराज देख रहे हैं पीगू जी है ना, इनके अकॉर्डिंग है। चलिए किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलित स्तर निम्नलिखित में कहाँ स्थापित होता है? कहाँ पर स्थापित होता है? जहाँ पर AD इक्वल टू AS हो। चलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये कथन जो दिए हुआ है उसमें से सही कथन पूछ रहा है कि कौन सा कथन है कि किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का सिद्धांत निम्नलिखित कहाँ स्थापित होगा? तो इनमें से ये भी, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें तो इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अरे किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार के संतुलन स्तर निम्नलिखित में कहाँ स्थापित होगा? इस दोनों में, इसमें स्थापित नहीं होगा, इसमें स्थापित नहीं होगा, लेकिन AD इक्वल टू S में स्थापित होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ ये पूछ रहा है कि इस कथन सही पूछ रहा है। तो ये पहला भी कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है, तीसरा भी कथन सही है। तो देखते हैं कि डी में कौन सा कथन है। तो डी में है ना उपयुक्त सभी। तो 86 का जो आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। चलिए कौन सा कथन सत्य है? 87 में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए इसको कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो आंसर होगा बी होगा।
K=1/MPS। क्या होगा इसका आंसर? समझ गया। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 88 है, किन्स ने विनियोग गुणक का विचार निम्नलिखित में किसने प्रस्तुत किया? काहन के आय गुणक, काहन के उपभोग, या क्या होगा 88 का आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर क्या है? काहन के रोजगार गुणक। चलिए 89, किन्स के विनियोग गुणक का मूल्य निम्नलिखित पर निर्भर करता है? आय स्तर पर पूंजी के सीमांत, या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, या इन विनियोग की मात्रा। तो बताइए कि इसका आंसर जो होगा ना क्या होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 90 है। इससे कथन जो पूछ रहा है ना वो सही है, सही है गलत, कौन सा कथन सही है? तो मांग की कमी रोजगार के स्तर में आएगी, ठीक है, निम्न मांग के कारण है, तो इसका जो आंसर होगा ना ये डी होगा, उपयुक्त सभी कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 91 देखते हैं कि 91 में क्या है। तो 91 है कि पूर्ण रोजगार के आगे की सामूहिक मांग तथा पूर्ण रोजगार वाली सामूहिक मांग के अंतर को व्यक्त करता है स्फीति अंतराल, और स्फीति अंतराल ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या स्फीतिक अंतराल जो होगा ना ये होगा इसका आंसर। चलिए 92 है कि न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपाय है? राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय, या फिर ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको ठीक करने का उपाय है तो मौद्रिक उपाय है। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। चलिए 93 है, केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में किसके द्वारा मात्रात्मक साख पर नियंत्रण रखता है? बैंक द्वारा, खुले बाजार द्वारा, नकद कोष, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो आंसर होगा ना उपयुक्त में से सभी होगा। चलिए प्रत्यक्ष कर है, आयकर, उपहार कर, ये भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रत्यक्ष कर है ना आयकर भी है और उपहार कर भी है। चलिए 94 है, 95 है, भारत में 1 रुपये का नोट जारी करते हैं RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका आंसर आप ही लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कौन होगा? तो भारत सरकार वित्त मंत्रालय जो है ना ये 1 रुपये का नोट जारी करता है। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। चलिए पूंजी बजट शामिल करता है राजस्व, प्रत्यक्ष राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ना प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर शामिल करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क, इनमें से सभी। अप्रत्यक्ष कर पूछ रहा है कि इसमें कौन सा जो है ना वो अप्रत्यक्ष कर है। तो ये भी उत्पादन शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर भी, सीमा शुल्क, इनमें से सभी जो है ना अप्रत्यक्ष कर है। 99 है मेरा कि भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में कौन सा आर्थिक कारण है? भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में कौन सा आर्थिक कारण है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक, व्यापार चक्र, इनमें से कोई नहीं। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ना वो सी होगा, व्यापार चक्र। समझ गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है मेरा 100, इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते में नहीं आता है? इसका आंसर आप देखिए, आप कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का वीडियो बनाएं तो कमेंट कीजिए, आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर सेट 4 भी देखना चाहते हैं तो सेट 4 के लिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब।